Hello dear students of class 9. Welcome once again. Today we are going to study NCERT chapter 9 Force and Laws of Motion. इससे पहले मैंने मोशन चैप्टर कंप्लीटली आपको पढ़ा दिया है, तो आज हम इस चैप्टर में फोर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे. देन लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले आते हैं हम फोर्स होता क्या है. तो फोर्स एक, जैसे मान लो यहाँ पर ये कोई ऑब्जेक्ट है, एग्जाम्पल के लिए कोई ये ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर रेस्ट में है. तो इस ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन में ले आने के लिए हमें इस पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, मतलब एक एक्सटर्नल एफर्ट लगाना पड़ेगा. एक्सटर्नल एफर्ट किस फॉर्म में होता है? फोर्स का एक्सटर्नल एफर्ट है इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल. तो फोर्स को हम कभी भी, फोर्स है क्या? फोर्स एक एक्सटर्नल एफर्ट है, और एक्सटर्नल एफर्ट किस फॉर्म में है? तो पुश या पुल के फॉर्म में. अगर मान लो कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, एग्जांपल के लिए यहां पर ये कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मोशन में है, तो इसे हमें रोकना है. तो रोकने के लिए जो हमारा फोर्स होना चाहिए वो अपोजिट डायरेक्शन से वर्क करना चाहिए. यानी जैसे हम व्हीकल पर ब्रेक लगा दें किसी मूविंग व्हीकल के अंदर, तो ब्रेक एक नेगेटिव एक्सेलरेशन माना जाता है, नेगेटिव फोर्स माना जाता है पर यूनिट. तो एक्सेलरेशन होता है ना, फोर्स पर यूनिट मास. तो एक्सेलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में जब लगे तो उसे रिटार्डेशन कहते हैं, रिटार्डेशन. तो फोर्स से हम क्या कर सकते हैं? रेस्ट वाले ऑब्जेक्ट को मोशन में ला सकते हैं, मोशन वाले ऑब्जेक्ट को रेस्ट में ला सकते हैं. और अगर हम चाहें तो किसी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन ऑफ मोशन भी चेंज कर सकते हैं. वी कैन ऑल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट. किसी मूविंग ऑब्जेक्ट का, जैसे मान लो यहां हमने पढ़ा है कि 4 डायरेक्शंस होते हैं, जैसे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ. और कोई ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा हो, जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है और हमें इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज करना है, तो हमें इस पर एक फोर्स लगाना पड़ेगा जो इसको ईस्ट से नॉर्थ डायरेक्शन में मूव करा सके. मान लो हम इसे ईस्ट से नॉर्थ डायरेक्शन में मूव कराना चाहते हैं, तो नॉर्थ डायरेक्शन में हमें इस पर एक फोर्स लगाना पड़ेगा. अब व्हीकल होता तो व्हीकल के अंदर हम स्टेयरिंग, कार के अंदर तो स्टेयरिंग घुमाकर हम डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं. अदरवाइज किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा के डायरेक्शन ऑफ मोशन भी चेंज किया जा सकता है. ये हमारे सारे पॉइंट्स हैं. फोर्स से हम क्या क्या कर सकते हैं? रेस्ट वाले ऑब्जेक्ट को मोशन में, मोशन वाले ऑब्जेक्ट को रेस्ट में, किसी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कर सकते हैं. हम चाहें तो फोर्स अप्लाई करके, जैसे मान लीजिए कोई स्प्रिंग है, ये नॉर्मल स्टेट में है, बिल्कुल ये नॉर्मल स्टेट में है, तो हम चाहे तो फोर्स लगा के इस स्प्रिंग को एक्सपेंड भी कर सकते हैं, यानी इसे स्ट्रेच कर सकते हैं, या फोर्स लगा के हम चाहे तो इसे कॉम्प्रेस भी कर सकते हैं. तो इसको हम स्ट्रेच या कॉम्प्रेस कर देंगे तो इसका शेप चेंज हो जाएगा. तो ये सभी फोर्स के इफेक्ट्स हैं. तो फोर्स है क्या? फोर्स एक एक्सटर्नल एफर्ट है इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल. तो हम अब फोर्स का डेफिनेशन भी दे सकते हैं यहां से. तो एक बार हम फोर्स का डेफिनेशन देंगे. सो फोर्स को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज एन एक्सटर्नल एफर्ट it is an external effort in the form of
push or pull, which can cause motion in a body at rest or stop a body in motion or change the direction of motion, etc. तो फोर्स के ये सारे इफेक्ट्स हो सकते हैं। अब फोर्स जनरली दो टाइप के हम डिफाइन करेंगे। तो फोर्सेस को हम दो पार्ट में डिफाइन कर सकते हैं। फोर्स को हम दो कैटेगरी में रख सकते हैं। जो पहली कैटेगरी है उसको हम बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्सेस, बैलेंस्ड फोर्सेस, और जो दूसरी कैटेगरी है उसको हम बोल सकते हैं अनबैलेंस्ड फोर्सेस। तो हम यहां फोर्स को दो कैटेगरी में रख सकते हैं, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस। सो बैलेंस्ड फोर्सेस एट फर्स्ट हम पढ़ते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए यहां पर ये कोई ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट पर बहुत सारे फोर्सेस वर्क कर रहे हों। जैसे मान लो हमने इस ऑब्जेक्ट पर बहुत सारे फोर्सेस यहां दिखा दिए, F1, F2, F3, F फोर्स, और इन सभी फोर्सेस का जो नेट फोर्स होगा, नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स भी कह सकते हैं, इन सभी का सम, नेट इफेक्ट, नेट फोर्स और रिजल्टेंट फोर्स, अगर ये जीरो हो तो हम उसे बोलेंगे बैलेंस्ड फोर्स। तो बैलेंस फोर्सेस से मोशन नहीं होता, इसमें ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा। अगर किसी ऑब्जेक्ट पर if the effect of all the forces acting on a body is जीरो, इफेक्ट का मतलब यहां हम नेट इफेक्ट की बात कर रहे हैं, टोटल इफेक्ट की बात कर रहे हैं, देन such type of forces are called balanced forces। तो बैलेंस फोर्सेस में ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, रेस्ट में। अगर ऑब्जेक्ट पर सभी फोर्सेस का नेट इफेक्ट जीरो हो जाए तो ऑब्जेक्ट उसमें रेस्ट में होता है। अब समझ लेते हैं अनबैलेंस्ड फोर्सेस। अनबैलेंस्ड फोर्सेस, अनबैलेंस्ड फोर्सेस क्या होगा, इसमें नेट फोर्स जीरो नहीं होता। इफ द नेट इफेक्ट of all the forces acting on a body
is not zero, such type of forces are called नॉन या अनबैलेंस्ड फोर्सेस कह सकते हैं हम इनको, अनबैलेंस्ड फोर्सेस। अनबैलेंस्ड फोर्सेस, जैसे मान लो यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट पर दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक F1 और एक F2। अगर F1 F2 से ग्रेटर है तो ऑब्जेक्ट का मोशन इधर राइट डायरेक्शन में होगा और F1 के डायरेक्शन में। नेट फोर्स किधर लग रहा है इसमें? नेट फोर्स का डायरेक्शन F1 के डायरेक्शन में। इसी तरीके से अगर F2 ग्रेटर देन F1 हो जाए इसी केस में, तो इसमें जो नेट फोर्स लगेगा उसमें उसका डायरेक्शन हो जाएगा अलोंग F2, दैट इज लेफ्ट डायरेक्शन में हो जाएगा। तो ये जो अनबैलेंस्ड फोर्सेस होते हैं मोशन के लिए यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो बैलेंस्ड फोर्सेस में ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है और अनबैलेंस्ड फोर्सेस किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे? मोशन के लिए। ठीक है, अब एग्जाम्पल पर आ जाते हैं। एग्जाम्पल ऑफ बैलेंस्ड फोर्सेस। बैलेंस्ड फोर्सेस के क्या एग्जाम्पल होने चाहिए? जैसे मान लो ये कोई बुक है और वो किसी टेबल पर, यहां पर ये कोई बुक है और दिस बुक इज लाइंग ऑन ए टेबल, यहां पर एक टेबल पर पड़ी हुई है। तो ये जो बुक है उसका वेट ठीक नीचे वर्क करेगा। वेट होता है W = mg, जहां m को हम मास बोलते हैं और g को बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ। एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ या ड्यू टू ग्रेविटी भी कह सकते हो। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अर्थ के कारण जो एक्सेलरेशन है। और इस टेबल का जो बुक पर रिएक्शन होगा वो ठीक इसके जस्ट अपोजिट वर्क करेगा R। तो यहां पर बुक पर वेट नीचे वर्क, बुक का वेट नीचे कर रहा है W = mg और टेबल का रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में वर्क कर रहा है R। सो ये बुक जो है अगर टेबल पर यहां रेस्ट में है तो जस्ट बिकॉज ऑफ बैलेंस फोर्सेस। तो इसका एक एग्जांपल ये हो गया, ए बुक लाइंग ऑन ए टेबल। ए बुक लाइंग ऑन ए टेबल, ये एक एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल ये हो गया, यानी इक्वल और अपोजिट फोर्सेस लगाने से वो नेट फोर्स 0 हो जाता है, तो बैलेंस फोर्सेस यहां वर्क करेंगे। तो यहां देखो, अगर ये फोर्सेस इक्वल और अपोजिट थे पहले एग्जांपल में, तो दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए? 0। जैसे मान लो दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो ये कोई आलमीरा है एग्जांपल के लिए, और इस आलमीरा को या किसी ऑब्जेक्ट को ही ले सकते हैं, दोनों तरफ से दो पर्सन यहां हैं, वो फोर्स लगा रहे हैं, इक्वल और अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं। तो अगर दोनों इक्वल और अपोजिट फोर्सेस लगा रहे हैं तो इन दोनों का जो नेट फोर्स होगा, अगर इफ F1 = F2, फोर्स का सिंबल F होता है, तो यहां पर नेट फोर्स क्या हो जाएगा?
नेट फोर्स हो जाएगा 0। तो ये हमारा बैलेंस फोर्स हो गया। तो बैलेंस फोर्सेस में 0 एक्सेलरेशन होता है। बैलेंस्ड फोर्सेस प्रोड्यूस 0 एक्सेलरेशन। एग्जाम्पल ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्सेस, जैसे पहले एग्जाम्पल में हमको एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मोशन ऑफ ए व्हीकल। मोशन ऑफ ए व्हीकल, व्हीकल कोई भी हो सकती है, कार, बाइक, कुछ भी ले सकते हो। तो जैसे मान लो ये व्हीकल मोशन में है, तो मोशन में होने के लिए इस पर फोर्स जिस डायरेक्शन में लगेगा उसी डायरेक्शन में ये मोशन करेगा। तो अनबैलेंस्ड फोर्सेस कॉजेज मोशन। तो किसी ऑब्जेक्ट का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन हो रहा है तो इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्सेस। अनबैलेंस्ड फोर्सेस से हम क्या कर सकते हैं कि इसकी स्पीड को हम इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए भी हम अनबैलेंस्ड फोर्सेस यूज कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे टग ऑफ वार। आपने रस्सी खींचने वाला एक गेम देखा होगा। इसमें क्या होता है कि 2 पर्सन अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लगाकर रस्सी को खींचते हैं, और इसमें 2 या 2 से अधिक पर्सन भी हो सकते हैं अपोनेंट्स अपोजिट टीम से। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ 2 पर्सन ले रखे हैं और ये इस रोप को खींच रहे हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन से खींच रहे हैं। तो विनिंग टीम तो वही होगी जो ज्यादा फोर्स लगाएगी। मान लो ये पर्सन इस रोप को F1 फोर्स से अपनी तरफ पर्सन A खींचता है और दूसरा पर्सन B इसे F2 फोर्स से अपनी तरफ खींचता है। तो विन करने के लिए, फॉर विनिंग के लिए क्या होनी चाहिए, आइदर F2 F1 से होना चाहिए ग्रेटर, या और F1 ग्रेटर देन F2 होना चाहिए। तो विनिंग पर्सन वही होगा दोनों में से जो ज्यादा फोर्स लगाकर रोप को अपनी तरफ खींच ले। तो अगर मान लो यहां पर पर्सन B से अपनी तरफ खींच लेता है फोर्स लगाकर, तो यहां पर विनर होगा पर्सन B। तो F2 F1 से ग्रेटर है तो विनर पर्सन कौन सा होगा, B, और F1 F2 से अगर अधिक है तो विनर पर्सन कौन होगा, A। तो ये कुछ छोटे एग्जाम्पल्स थे ये समझने के लिए कि बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस क्या होते हैं। तो बैलेंस्ड फोर्सेस का 0 एक्सेलरेशन होता है, और अनबैलेंस्ड फोर्सेस क्या होते हैं, दे प्रोड्यूस नेट एक्सेलरेशन। They don't have 0 acceleration. They produce acceleration in the direction of net force. तो इन दोनों फोर्सेस में जो फोर्स ज़्यादा होगा उस डायरेक्शन में नेट एक्सेलरेशन या नेट फोर्स वर्क करेगा। तो ये था हमारा बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स। सो होप सो आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। So comment in the comment box if you have any kind of doubt, and thanks for watching Amazing Physics Tutor channel. Thanks a lot.